हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ काफ़ी अच्छी डिफेंस न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसमें से पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि BDL और डसॉ एविएशन के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत BDL के वेपन्स जो हैं वो डसॉ के प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किए जा सकते होंगे, स्पेसिफिकली रफाल में इंटीग्रेट किए जा सकते होंगे। इसके अंतर्गत अस्त्र मिसाइल, DRDO 100 जैसे वेपन्स जो हैं वो यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा सकते होंगे। और ये चीज़ खाली इंडिया के लिए नहीं होगी, पर एक्सपोर्ट के लिए भी खोली गई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डसॉ एविएशन के द्वारा ये क्यों किया गया है, क्योंकि BDL के वेपन्स लगने का यहाँ पर मतलब ये है कि फ्यूचर में हम MBDA से अपनी रिलायबिलिटी जो है वो कम कर देंगे और इससे MBDA का नुकसान होगा, जो कि एक यूरोपियन वेपन जायंट है। तो ये एयरक्राफ्ट की जो डील्स होती हैं ये एक तरह की चेन डील्स होती हैं, जिसके अंतर्गत पहले आप एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, फिर उसके बाद उससे एसोसिएटेड वेपन्स खरीदते हैं, जिससे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और वेपन मैन्युफैक्चरर दोनों का फायदा होता है। पर BDL से MOU साइन करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप MBDA के बिजनेस को खतरे में डाल रहे हैं इंडिया के साथ, और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज के साथ भी। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ी पिक्चर जो है वो डसॉ एविएशन के द्वारा देखी गई होगी, क्योंकि MRFA कंपटीशन के अंतर्गत जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें रशिया और अमेरिका है, वो ये सहूलियत प्रोवाइड करा रहे हैं कि इंडियन वेपन्स जो हैं उनके प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट हो सकें। और अगर डसॉ एविएशन द्वारा ये नहीं कराया जाता तो वो बैकफुट पे होते। पर ये चीज़ भी हम साफ कर दें, ये खाली MOU है, अभी चीज़ें कन्फर्म नहीं है। जब तक वेपन्स इंटीग्रेट नहीं हो जाते तब तक इस चीज़ को कंफर्म नहीं माना जा सकता। पर अब यहाँ पर इससे जुड़ा पोटेंशियल क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो BDL द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए वेपन्स लगने का यहाँ पर मतलब ये है कि जितने भी इंडियन वेपन्स हैं उनको यहाँ पर लगाया जा सकता होगा। तो अगर अस्त्र सीरीज की मिसाइल की बात करें तो अस्त्र मार्क 2 एक ऐसी मिसाइल है जिस कैटेगरी की मिसाइल MBD द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं करी जाती। तो इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है यूरोपियन प्लेटफॉर्म्स में वो काफ़ी अच्छा है। और अगर हम रफाल की ही स्पेसिफिकली बात करें तो हाल ही में जितनी सेल रफाल की हुई है, हमें एक काफ़ी बड़ा मार्केट मिलेगा। चाहे हम मिडल ईस्ट में देख लें, चाहे हम कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, चाहे हम अपने एशिया में ही इंडोनेशिया जैसी कंट्री को देख लें। तो अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 के अंतर्गत हम एक बेटर ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं मीका मिसाइल का। बाकी फ्यूचर में अस्त्र मार्क 3 के अंतर्गत हम मीटियोर मिसाइल का भी एक बेटर ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। तो जो कंट्रीज मीका मिसाइल के ऑल्टरनेटिव देखना चाहती हैं वो इंडिया के ऑप्शन को कंसीडर कर सकती हैं। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है वो अस्त्र मिसाइल नहीं होगी, वो ब्रह्मोस NG हो सकती है। ऑल्दो जो ब्रह्मोस NG है ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, पर इसे भी इंटीग्रेट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जिस्ट करेगी। और रफाल में एक बार ब्रह्मोस NG अगर इंटीग्रेट हो गई तो इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पर ग्रीस ने पहले ही इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और ऐसे कई आर्टिकल्स आए हैं जहाँ ये मेंशन किया गया है कि अगर ब्रह्मोस NG रफाल में इंटीग्रेट होती है तो ग्रीस उसमें इंटरेस्टेड होगी। बाकी जो डिफरेंट ग्लाइड बॉम्ब्स इंडिया द्वारा बनाए जा रहे हैं वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी रुद्रम मिसाइल के भी इंटीग्रेशन की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जो कि अगेन काफ़ी हाई डिमांड में रह सकती है, और इसके भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप उन वेपन्स को देखेंगे जो कि रफाल द्वारा फायर किए जाते हैं, उसमें आपको स्पेसिफिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो नहीं दिखाई देगी। तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है और इसके अच्छे खासे एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो हो सकते हैं। तो ये इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रफाल के जो बायर्स हैं और यूज़र्स हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर्स में है। सिमिलर चीज़ अगर हम Su-30 प्लेटफॉर्म के साथ भी हासिल करने में सक्षम होते हैं तो हमारे वेपन्स को वहाँ भी अच्छी एक्सपोर्ट सक्सेस जो है वो मिल सकती है। बाकी अगली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक डील साइन करी है, जिसके अंतर्गत 70 STT-40 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रोक्योर करे जाएंगे, और ये डील जो है वो 6,800 करोड़ की है। तो STT-40 भी एक सक्सेस स्टोरी है। काफ़ी कम समय में इस प्लेटफॉर्म को बनाकर तैयार किया गया, और इतने सारे सर्टिफिकेशन जो हैं वो भी काफ़ी कम समय में पूरे किए, और ऑर्डर भी इसे काफ़ी कम समय में अच्छे खासे नंबर्स में मिला है। तो ये बेसिक ट्रेनर्स होंगे। इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले पिलाटस PC-7 मार्क 2 जो है वो यूज़ किए जाते थे, और 40 के आसपास PC-7 की और डिमांड थी, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है और STT-40 से ये रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करी जाएगी। STT-40 की बात करें तो अब तक के जितने भी टेस्टिंग और ट्रायल्स हुए हैं उसमें इस एयरक्राफ्ट ने इम्प्रेस किया है, और इंडियन एयरफोर्स अपनी इस परचेज से काफ़ी सेटिस्फाइड रहेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।